बच्चों, आज हम यूनियन और इंटरसेक्शन का जो यूजेज होते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 1.6 का कंटेंट है सारा। एक्सरसाइज 1.6 में सब इसी के ऊपर है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो पहले इनका एक बार समझ ले कि यूनियन और इंटरसेक्शन से एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना सिखा दिया कि अगर आपको दो सेट आपको दे रखे हो तो आप उनका यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। यूनियन मतलब दोनों सेट के, सेट ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट जो दोनों जगह होंगे, वो इंटरसेक्शन होता है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं बोर्ड पर, एक बार इन्हें समझो। यहाँ पर इन फॉर्मूला में ये n क्या है, एक्चुअली इस n के बारे में बात करते हैं। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जहाँ भी जिसके पहले भी n लिख दिया हमने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें। जैसे n a यूनियन b लिखा हुआ है, तो n a यूनियन b का मतलब है कि a यूनियन b के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वे सब, ठीक है। जैसे सपोज एक सेट a लिया आपने, a सेट में लिखता हूँ इस तरीके से, ये सेट हमने लिखा ए। अगर हम एन ए की बात करें तो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर आप काउंटिंग करो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो इस एन का एक्चुअल मीनिंग ये है, एन ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। एन ए का मतलब ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, एन बी का मतलब बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, इसी तरीके से ये दोनों फॉर्मूले सेम है। वैसे अगर आप ध्यान से देखें, फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले जाएं और इसे इधर ले आएं तो ये सेकंड फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। यानी अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है तो आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो आप सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये एन की टर्म्स में क्यों बने, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, उसके बारे में समझते हैं। एक बार एक दो एग्जाम्पल लेके समझ में आएगा आपको। जैसे बोर्ड पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, अभी मैं इससे क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन पहले आप इस स्टेटमेंट को समझिए कि किसी क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं। सपोज हम आपकी क्लास की बात करें, सपोज आपकी क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में से 18 बच्चों के पास मैथ है और 16 बच्चों के पास बायो है। क्या आपको कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा इसमें? 18 के पास मैथ है और 16 के पास बायो है, ये सब मिला के तो 34 हो गए, जबकि क्लास में 30 बच्चे हैं। तो इससे आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो रही है कि 18 के पास मैथ और 16 के पास बायो? लग रहा है कुछ आ रहा है दिमाग में कि टोटल 34 हो गए लेकिन बच्चे 30 ही हैं। तो आप कैसे इसका कंक्लूजन लेंगे? स्टेटमेंट सही है कि क्लास में, आप ऐसे समझिए कि क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं। समझना बिल्कुल मेरी सारी बातों को। सपोज क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने कहा बेटा मैथ वाले बच्चे एक बार खड़े हो जाएं। तो मैथ वाले स्टूडेंट को जब खड़े होने के लिए बोला तो मैथ वालों की काउंटिंग की, टोटल 18 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद उनको हमने बैठा दिया कि अब मैथ्स वाले बैठ जाएं, और फिर दोबारा कहा बेटा ऐसे बच्चे खड़े हो जाए जिनके पास बायो है। अब बायो वालों में फिर हमने काउंटिंग की, तो बायो वालों ने जब काउंटिंग की तो बायो वाले बच्चे 16 थे। अब बच्चे तो 34 हो गए। ये क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है? बायो वाले 16 हो सकते हैं, मैथ वाले 18 हो सकते हैं। ये कंडीशन है कि कुछ बच्चों के पास मैथ और बायो दोनों भी तो लेने का ऑप्शन होता है। ऐसे भी तो स्टूडेंट होते हैं जो मैथ और बायो दोनों को लेना प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस क्लास में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके पास मैथ और बायो हुई होगी। दोनों बच्चे जिनके पास मैथ भी हो और बायो भी हो। लगाइए एक बार हिसाब किताब, कितने होंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप टोटल करें तो टोटल 34 आ रहा है, जबकि क्लास के अंदर केवल 30 स्टूडेंट हैं। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि ये जो 4 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 4 बच्चे रिपीट हुए होंगे, जो मैथ वालों में भी खड़े हुए होंगे बच्चे और बायो वाले में भी खड़े हुए होंगे। यानी ये जो 4 बच्चे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये जो 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स, इनके पास ये मैथ में भी खड़े हुए होंगे बच्चे और बायो में भी खड़े हुए होंगे। तभी तो ये गिनती गलत आई, तभी तो 34 हुए कि यही बच्चे मैथ वालों में भी इन्होंने हाथ खड़ा किया और बायो वालों में भी, मतलब मैथ वालों में काउंटिंग की तब भी आए ये बच्चे, बायो में काउंटिंग की तब भी ये आए, तभी तो ये 34 हुआ। तो ये जो 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं, ये 4 स्टूडेंट इस कारण से थे कि कुछ बच्चों के पास दोनों ही सब्जेक्ट थे,
मैथ और बायो, जिनकी काउंटिंग मैथ में भी हुई और बायो में भी हुई। तो जब हम ऐसी बात करते हैं कि जिनके पास दोनों हैं, यानी अब मैं इस क्वेश्चन को सेट से रिलेट करा रहा हूँ, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ वालों का, भाई सेट क्या है, एक लिस्ट तो है ना, जैसे मैथ वाले बच्चों की लिस्ट बनाई तो उसमें क्या क्या, मैथ वाले बच्चों के सेट का मतलब क्या है कि मैथ वाले बच्चों के नाम लिख दिए हमने, सारे नाम लिख दिए, एक सेट तैयार हो गया कि मैथ के बच्चों के हमने नाम लिखने स्टार्ट किए। ए लो जी, मैथ का सेट हमें बनाना था, बच्चों को अपने क्लास में खड़ा किया और नाम लिखना शुरू कर दिया, सुमित, अंकुर, नाम लिख देंगे। यहाँ पर कितने नाम हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे कि नहीं, 18 हो जाएंगे, यहाँ पर नाम 18 हो जाएंगे। अब बायो वाले स्टूडेंट की बात करें तो बायो वाले स्टूडेंट को हमने खड़ा किया, फिर बायो वाले स्टूडेंट के नाम लिखने स्टार्ट किए। तो बायो वाले नाम भी जब हमने लिखने स्टार्ट किए, यहाँ पर बायो वाली लिस्ट में 16 नाम रहे होंगे क्योंकि 16 बच्चों के पास। तो कुछ ऐसे रहे होंगे ये 4 बच्चे जिनका नाम वहाँ भी लिखा गया और जिनका नाम यहाँ भी लिखा गया, जो इस लिस्ट में भी नाम लिखा गया और इसमें भी ऐसे 4 बच्चे रहे हुए हैं। और जो दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। सही है ना, यानी जिनके पास दोनों था, जहां बोथ मैथ एंड बायो, इसका मतलब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ मामला। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों जगह हैं, यानी जिनके पास जो पहले सेट से भी बिलोंग करते हो और दूसरे सेट से भी। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 18 हैव मैथ एंड 16 हैव बायो, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट which have both subject, मतलब ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके पास मैथ और बायो दोनों हैं। तो आपने वैसे तो देसी तरीके से हिसाब लगा लिया कि 4 बच्चे हैं ऐसे, ठीक है ना। अगर ये समझ में ना आया हो 4 बच्चे हैं तो आप एक बार नाम लिख के भी देख सकते हैं। 18 नाम यहाँ पे लिखेंगे, 16 नाम यहाँ पे लिखेंगे, 4 रिपीट हुए होंगे दोनों में नाम, नहीं तो फिर 34 बच्चे बनते हैं 34, जबकि बच्चे तो 30 ही हैं। वो कब पॉसिबल है, जब आप 4 नामों को रिपीट करो, वे वहाँ भी काउंटिंग हो और उनकी यहाँ भी हो। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास दोनों सब्जेक्ट हैं ऐसे 4 हैं। अब मैं इसे इन फॉर्मूले से कनेक्ट कराता हूँ एक बार क्वेश्चन को। तो अब ध्यान से समझो, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जरूरी नहीं है ये स्टूडेंट का ये क्वेश्चन, प्लेयर्स का भी हो सकता है। जैसे बच्चे, अगर हम खेल की बात करें, एक से ज़्यादा गेम में भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा गेम में। या बुक्स वाले हो सकते हैं कि जो बच्चा मान लिया किसी एक राइटर की बुक पढ़ता है वो दूसरे की भी पढ़ता हो, मोर देन वन राइटर भी तो वे हो सकते हैं आपके फेवरेट राइटर, या मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मतलब इसमें। लेकिन यहाँ पर जो टोटल जिनके ऊपर सर्वे किया गया, अगर हम टोटल यहाँ टोटल 30 स्टूडेंट में से छांटे गए तो जो टोटल होता है वो कहलाता है आपका यूनियन। यानी यूनियन क्या होगा, यूनियन ध्यान रखना, यूनियन होगा टोटल स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जिनकी हम काउंटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट हैं, किसी और में प्लेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी और चीज़ें। तो यूनियन में आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर बात की गई है। अच्छा जी, उसके अलावा 2-3 चीज़ें होंगे, वे तो सिंगल हो ही जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 सेट बने एक मैथ का, यानी ए वाले को आप मैथ मान सकते हो, बी वाले को आप बायो मान सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में पार्टिसिपेट करता हो। जैसे 2 गेम की बात हो रही है तो जो दोनों में, कि इस गेम में भी पार्टिसिपेट करता है, इसमें भी करता है। या बुक पढ़ने वाली बात है कि इस बुक को भी पढ़ता है एंड इस बुक को भी पढ़ता है, यानी विच इज कॉमन टू बोथ। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज 1.6 में। और सबसे आसान एक्सरसाइज है इस बुक की, ये इस चैप्टर की सबसे आसान है, आपको मजा आएगा एक्सरसाइज करने में। टोटल 4 चीजें हैं, एन ए लिखा हुआ है फॉर्मूले में, एन बी लिखा हुआ है, एन ए यूनियन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये 3 चीजें देगा, 4 हैं टोटल 4 बातें हैं, 4 में से 3 प्रोवाइड कर देगा, 1 पूछेगा। तो आप फॉर्मूले का यूज करेंगे और वो निकाल लेंगे फटाफट जो भी आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इस फॉर्मूले के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का दिखाता हूँ आपको करके। देखिए एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर सारा डाटा दे रखा है हमें। NX 17, NY 23,
एक्स इंटरसेक्शन वाई 38, सॉरी यूनियन एन एक्स यूनियन वाई 38 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमसे पूछा गया है। मैंने कहा था तुम्हें यहाँ भी कि टोटल 4 हैं, 3 चीज़ें क्वेश्चन में से ढूंढ के आप लिख लो पहले कि ये 3 दे रखी हैं, चौथी हमसे पूछी है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, और फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। एन एक्स की वैल्यू 17, एन वाई की वैल्यू 23 और यूनियन की वैल्यू है जी आपकी 38। जोड़ घटा तो आप कर ही लेंगे, फिर इसका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर, 3 नहीं 2 आएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये टोटल 40 माइनस 38 यानी कि 2 इसका आंसर आएगा। था ना कितना भयंकर, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। तो इसमें ऐसे ही है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। सेकंड आप करोगे खुद से इसका। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब टोटल 400 पीपल की बात की गई, टोटल नंबर ऑफ पीपल 400 है। 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब हिंदी बोलने वाले 250 हैं और इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 टाइप के सेट बने, एक हिंदी बोलने वालों का, हिंदी वालों को एच लिख देते हैं, और एक इंग्लिश बोलने वालों का, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, मतलब क्या हुआ कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं उनकी संख्या, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, कि एच क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें हिंदी वालों का नाम लिख दिया मान लिया। अब हिंदी वाले कितने हैं, टोटल 250 हैं, तो एन एच की वैल्यू 250 हो जाएगी। समझ सकते हो कि हिंदी वाला एक सेट बना है, उसके अंदर नाम लिखने शुरू कर दिए सबके। कितने नाम लिखे जाएंगे, 250 लिखे जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 250 होंगे, क्योंकि 250 ही तो बोल रहे हैं हिंदी। फिर जी इंग्लिश वालों की नंबर आया, इंग्लिश वालों की बारी आई, बोले जी इंग्लिश वाले अपना नाम लिखवाओ, तो इंग्लिश वालों ने कितनों ने अपना नाम लिखवाया होगा, 200 ने। तो इंग्लिश वाले सेट में कितने एलिमेंट बने होंगे, 200 बने होंगे। अब हमारे पास 2 सेट हैं, हिंदी वाले हैं और कुछ इंग्लिश वाले हैं। और ये जो 400 है टोटल, ये क्या होगा, टोटल अभी बताया था, टोटल यानी यूनियन, मतलब ये एच यूनियन ई होगा इक्वल टू 400। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे पूछते हैं सर ई यूनियन एच लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एच यूनियन ई लिखो या ई यूनियन एच लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई देगा इसे कैच करो। बोथ दोनों बोल सकते हो, यानी इंटरसेक्शन पूछा गया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का इंटरसेक्शन हो, यानी जो हिंदी में भी नाम लिखे गए इंग्लिश में भी लिखे गए, मतलब इंटरसेक्शन पूछा। वैसे भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 3 चीजें दे दी आपको, 3 चीजें दे दी थी, चौथी चीज आपसे पूछी है, बस कर लोगे आप, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो इस एक्सरसाइज के बिल्कुल सेम डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे उनको। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बता दूं, थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी चीज़ें सारी सेम है। 7th क्वेश्चन को देखो। इस 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार ऊपर जो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, इसका मीनिंग समझते हैं। लिखा हुआ है एन ए ओनली इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए ओनली का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको मैथ और बायो के स्टूडेंट का अभी एग्जांपल दिया था, वीडियो की स्टार्टिंग में मैथ और बायो के बच्चे लिए थे हमने, कि मैथ वाले बच्चे 18 थे, बायो वाले बच्चे 16 थे, ऐसे ही है ना, याद होगा आपको, मैथ वाले 18 लिए थे, बायो वाले 16 लिए थे, और टोटल क्लास में कुल 30 बच्चे थे, टोटल 30 थे। इसका मतलब 4 बच्चों के पास मैथ और बायो दोनों थी, तो बोथ वाले बच्चे जिनके पास मैथ और बायो दोनों ही आई थी, वो बच्चे 4 निकले थे, यही था ना। अब अगर मैं सेम क्लास में मैं आऊँ और क्लास में 30 बच्चे बैठे हों, और मैं कहूँ बेटा मैथ वाले खड़े हो जाओ, तो 18 बच्चे खड़े हो जाएंगे। मैं कहूँ उनको बैठाने के बाद मैथ वालों को बैठा दूं, फिर कहूँ बेटा बायो वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तो बायो वाले 16 बच्चे खड़े हो जाएंगे। करेक्ट है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन समझना मेरा, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ वे बच्चे खड़े हों जिनके पास सिर्फ मैथ है, ध्यान से सुनना, 4 बच्चे ऐसे थे जो मैथ और बायो वाले दोनों थे। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई प्योर वाले चाहिए जिनके पास प्योरली मैथ है, बायो ना हो उनके पास, तो आप बता सकते हैं कितने बच्चे खड़े होंगे। जैसे 18 बच्चे खड़े हो गए हैं,
मैंने मैथ वालों को खड़ा कर रखा है, 18 बच्चे खड़े हैं। अब मैं ये कहूँ कि बेटा सिर्फ वे ही खड़े रहने जिनके पास मैथ है, अगर कोई बायो वाला है ना वो बैठ जाओ, तो इस 18 में से 4 बच्चे बायो के बैठ जाएंगे, 4 बच्चे इस 18 में से बायो वाले बैठ जाएंगे क्योंकि इनके पास बायो भी है। तो ये कितने बचेंगे हमारे पास जो प्योरली है, यानी तो मैथ ओनली की बात करें, यही तो होता है प्योरिटी, मतलब केवल मैथ हो, तो ऐसे बच्चे हमारे पास बचेंगे 18 - 4। यानी हमने क्या किया, मैथ वालों में से जो इंटरसेक्शन था वो माइनस कर दिया, मतलब 14 बच जाएंगे हमारे पास। तो वही सेम काम है कि जब ए ओनली की बात करें कि ऐसे बच्चे जिनके पास सिर्फ मैथ हो बायो ना हो, तो एन ए में से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे क्योंकि वे दोनों साइड होते हैं, इसलिए उनको हटा देना होता है हमें ओनली वाले केस में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ कहानी ऐसी ही है। सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं, क्वेश्चन में डाटा गैदरिंग करते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। डाटा इकट्ठा करना मतलब क्या क्या गिवन है। जैसे टोटल 65 पीपल पर बात हो रही है और 2 टाइप के गेम हैं, क्रिकेट और टेनिस, 2 चीज़ों की यहाँ पर बात हुई, क्रिकेट और टेनिस। टोटल 65 आदमी हैं, 65, 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 दोनों को पसंद करते हैं। तो 2 सेट बना दूँ मैं यहाँ पर, क्रिकेट वाले को सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, क्रिकेट वाले 40 हो जाएंगे भाई, क्रिकेट वाले 40 होंगे क्योंकि टोटल 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं। 10 दोनों वाले हैं क्रिकेट और टेनिस, यानी एन सी इंटरसेक्शन टी, सी फॉर क्रिकेट टी फॉर टेनिस, एन सी इंटरसेक्शन टी। दोनों वाले बच्चे कितने होंगे, 10 होंगे, सी इंटरसेक्शन टी का 10 आ गया। उसके बाद ये 65 क्या है, पूरा टोटल है ना ये, और टोटल के लिए मतलब यूनियन, तो ये एन सी यूनियन टी है 65। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 3 चीज़ें देगा, पहले आप चौथी फाइंड कर लो, बाद में सोचेंगे, फिलहाल पूछा क्या है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। पहले लगे आता हम चौथी चीज़ फाइंड कर लें। क्या मिसिंग है इसमें, सी दे रखा है, सी इंटरसेक्शन टी यूनियन। अब एन टी नहीं पता तो एन टी निकालने के लिए कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज करो, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। बस ये ध्यान रखा करो, इधर यूनियन है तो वहां पर इंटरसेक्शन होगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो वहां पर यूनियन होगा। अब सी यूनियन टी 65, एन सी 40, एन टी हमें पता नहीं था, फाइंड कर लेते हैं, और सी इंटरसेक्शन टी होगा 10। अब 40 में से 10 गए, 30 बचेगा, 30 इधर आके माइनस कर देंगे, 65 में से अगर 30 माइनस करोगे 35 बचेगा, तो कुल मिलाकर एन टी की वैल्यू 35 आ जाएगी। अब आपको पता चला नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, मतलब टेनिस को लाइक करने वाले 35 हैं। इतनी चीज क्लियर हुई, ओके। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। देखिए वही बात आ गई, ये कहा कि टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, क्रिकेट पसंद ना करते हो, मतलब टेनिस ओनली की बात आ गई। तो एन टी ओनली, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, ए ओनली का क्या था, एन ए माइनस इनका इंटरसेक्शन, तो एन टी में से माइनस करेंगे हम टी इंटरसेक्शन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 35 था, टी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ये वाला है, सी इंटरसेक्शन टी या टी इंटरसेक्शन सी एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से। तो ये 10 होंगे, 35 माइनस 10 कितने हो जाएंगे, 25। तो टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं, टेनिस ओनली वाले 25। और ये पूछा हाउ मेनी लाइक टेनिस, इसका आंसर हमें पहले मिल चुका है, टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं, 35। जब ये पूछा गया टेनिस वाले कितने, ये तो नहीं कहा उसने कि क्रिकेट वाले नहीं होने चाहिए, टेनिस वाले हैं, इनमें क्रिकेट वाले भी काउंट हो जाएंगे, लेकिन जब कहे टेनिस ओनली ये वर्ड यूज कर दे तो सिर्फ प्योरली हमें टेनिस वाले चाहिए। उस स्थिति में से जो कॉमन थे वे हमें माइनस करने पड़े। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा और सेकंड पार्ट का आंसर ये होगा, ओके। ये होती है इनकी कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार खोलो, एक बार बुक होगी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 खोल लो और 8 की आखिरी लाइन पढ़ो। पूछा हुआ है हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज। इस तरीके से कहीं भी आपको मिल जाए एट लीस्ट वन,
एटलीस्ट वन, तो वहां समझ जाना कि ये यूनियन पूछ रहा है मुझे या यूनियन दे रखा है, ठीक है ना। एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है, यूनियन। इस 8वें क्वेश्चन में यूनियन पूछा गया आपसे। आप पूछोगे कि एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना पूरी, और एक्सरसाइज 1.6 तक इस चैप्टर की मिसलिनियस नहीं करनी है, ये चैप्टर यहीं पे आप एंड कर दो। उसके बाद इसका कोई भी डाउट हो पूरे चैप्टर का मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी है मैसेज कर देना। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।